हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से हम लेंथ यानी लंबाई को नापते हैं। हमने इसको नापने के अलग अलग तरीके देखे थे और फिर ये देखा था कि किस तरीके से पुराने समय में जो हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं, शरीर के अंग हैं, जैसे कि हमारा जो हाथ है, हाथ की हथेली, पैर, इनके माध्यम से हम मापन किया करते थे। इसके बाद हमने ये देखा कि क्योंकि ये सब चीजें या ये सब जो मेजरमेंट के जो हम मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे थे, ये सारी जगह एक जैसे नहीं थे, एक समान नहीं थे। तो सिमिलैरिटी लाने के लिए या यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो है एसआई यूनिट बनाई गई, जिसमें हमने ये देखा था कि जो लेंथ है, लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर है। इसके बाद हमने ये देखा था कि जितनी दूरी है या जितनी भी लंबाई है, लंबाई के अकॉर्डिंग हम मीटर को अलग अलग जो उसके रूप है उनके हिसाब से हम उन्हें लेते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था, जब भी हम मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं यानी मेजरमेंट या मापन को जब भी हम दर्शाते हैं, तो एक हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरी हमारे पास यूनिट होती है। तो इस तरीके से हमने जो है लेंथ के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि लंबाई होती क्या है, उसका मात्रक देखा था। अब हम बात करते हैं करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी जो लंबाई है उसकी यथार्थ परिशुद्ध माप, यानी आप लंबाई को किस तरीके से सही तरीके से माप सकते हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी, पुराने समय में जो है अलग अलग जो आपके बॉडी के पार्ट्स है उनके अकॉर्डिंग या उनसे जो है हम लंबाई को नापते हैं। जैसे आपका हैंड स्पैन हो गया, फीट हो गया, इंच हो गया, आपकी जो फिंगर्स होती है या थंब यानी अंगूठा होता है, उसके माध्यम से हम नापा करते हैं। और ये सब कैसा था, यूनिफॉर्म नहीं था, एक जैसा नहीं था, क्योंकि किसी के शरीर या बॉडी का पार्ट्स जो होते बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते, तो उसके अनुसार जो लेंथ है या लंबाई का जो मापन है उसमें चेंजेस आए। तो क्या हुआ, फिर जैसे टाइम बीता हमने एक एसआई यूनिट ली और उसके अकॉर्डिंग हमने जो है अलग अलग जो मेजरिंग टूल्स है यानी मापन के जो यंत्र है वो बने। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें मेजरिंग टूल्स की यानी जो मापन के यंत्र है, कुछ आपके मापन के यंत्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि जब भी हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को हम मोस्टली स्केल से नापते हैं, स्केल से इसे नापा जाता है, यानी जो स्केल है वो लेंथ को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरीके से जो और मेजरिंग टूल्स है वो आपके इस तरीके से हैं। पहला है एंगल लोकेटर, ये आपका क्या है, एंगल लोकेटर है। दूसरा है माइक्रोमीटर, गॉज, प्रोटेक्टर, टेप, एंगल गॉज, लेबल, स्क्वायर मेजर, इंक्लिनोमीटर, कंपास, लेजर लेवल, कैलिपर, स्पीडोमीटर। तो ये कुछ यंत्र है जिनसे हम जो है मेजरमेंट करते हैं यानी मापन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके के टूल्स है। कुछ आपके एंगल मापते हैं, जैसे आपका प्रोटेक्टर हो गया, एंगल लोकेटर हो गया, ठीक है, जैसे आपका जो है एंगल गॉज हो गया। तो ये क्या करते हैं, एंगल को नापते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं माइक्रोमीटर की, कैलिपर की, टेप की, तो इनसे हम क्या नापते हैं, लेंथ को नापते हैं, लंबाई को नापते हैं। स्पीडोमीटर से हम स्पीड को मापते हैं, और जो आपके लेजर लेवल है, इनसे हम किसी भी सतह का जो है लेवल उसे नापते हैं। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनसे हम मापन करते हैं। अब हम ये जानते हैं, जब भी हमें लेंथ नापनी है, जैसे कि आपको किसी बॉक्स की लेंथ नापनी है, कोई बॉक्स है, कोई डब्बा है आपके पास, उसकी लंबाई आपको नापनी है, तो आप क्या करते हैं, आप स्केल लेंगे और उसे नाप। अब आपको किसी भी बॉक्स की लंबाई नापनी है तो आप स्केल लेके सीधे उसे नापने ही नहीं लग जाएंगे, उसको नापने का एक तरीका होता है। यानी जब भी आप मापन करते हैं तो मापन करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप मापन सही तरीके से नहीं करते हैं तो जो आपका मेजरमेंट है, जो आपका मापन है, वो गलत आता है।
इसलिए मापन सही तरीके से हो ये बेहद जरूरी है। तो अभी हम ये समझेंगे कि जो आपकी स्केल होती है, स्केल से आप लेंथ यानी लंबाई या चौड़ाई को किस तरीके से आपको नापना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बॉक्स है जिसकी लंबाई हमें नापनी। आप अपना स्केल लेंगे जो आपका रूलर है। तो आप जानते हैं जो आपका स्केल होता है वो प्लास्टिक का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है या मेटल का हो सकता है। तो आप कोई भी स्केल ले सकते हैं और फिर आपको स्केल को क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डब्बा है, इसकी हमें जो है लंबाई नापनी है कि ये कितना लंबा है। तो हम क्या करेंगे, इस स्केल का जो 0 पॉइंट है, जो आपका स्केल है, ठीक है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, जो आपका स्केल होता है कुछ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का होता है सेंटीमीटर स्केल जो है। तो इसी तरीके से जैसे आपका स्केल होता है, तो स्केल में सबसे पहले आपका 0 पॉइंट होता है, फिर इसके बाद फिर आपका 1 होता है, फिर इसके बाद डिविजन्स होते हैं 10, फिर आपका 2 होता है, इस तरीके से होता है। तो जब भी आप मापन करेंगे, यानी आप जब भी लेंथ को स्केल से नापेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको इस स्केल का जो 0 पॉइंट है, यहाँ पे ये क्या है इसका 0 पॉइंट, इसका जो 0 पॉइंट है उसको बिल्कुल किनारे पे या फिर इस बॉक्स के जो छोर है वहां पे रखना। और फिर आपको क्या करना है, इस स्केल को बिल्कुल सीधी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब जब आप इसे बिल्कुल सीधी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, तो आपका जो दूसरा सिरा है बॉक्स का, यानी जो लंबाई का जो दूसरा एंड है, जैसे कि यहाँ पे ये एक यहाँ पे पॉइंट पे, या जो आपका स्केल है यहाँ पे एक जो आपका कैलिब्रेशन होगा या जो पॉइंट होगा वहां पे ये मिलेगा, उस पॉइंट को आपको नोट करना है। अब अगर हम बात करें स्केल की, तो आपको हमेशा स्केल सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा। कैसा रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। आपको स्केल को तिरछा नहीं रखना है, हमेशा आपका स्केल सीधा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्केल को तिरछा रखा तो जो लेंथ का मेजरमेंट है, लंबाई का जो मापन है वो गलत आए। क्या होगा, अगर आप स्केल को तिरछा रखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्केल को तिरछा रखा गया है, तो क्या होगा, जो लंबाई का जो मापन है या जो मेजरमेंट आप ले रहे हैं वो गलत आए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फिगर है, इसमें हमने स्केल को बिल्कुल सीधा रखा है। कैसा रखा है, बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पे जो बॉक्स की लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर आ रही है। क्या आ रही है, 13 सेंटीमीटर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे बॉक्स की, यानी दूसरे डब्बे की, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि जो स्केल है वो तिरछा है, रखा तो 0 पॉइंट पे गया है, लेकिन स्केल कैसा है, तिरछा है। आप देख सकते हैं स्केल कैसा है, तिरछा है। तो यहाँ पे जो जिस पॉइंट से जो आपका ये बॉक्स का दूसरा एंड है, दूसरा सिरा है, वो जहां पे कोइंसाइड कर रहा है या फिर जहां पे वो मिल रहा है वो है 13.5 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी हम स्केल को तिरछा रख देते हैं, स्टार्ट आपने 0 पॉइंट से किया, लेकिन जब आप तिरछा रखते हैं तो आपका जो मेजरमेंट है उसमें डिफरेंस आ जाता है, यानी जो है पहला जो ओरिजिनल जो आपका मेजरमेंट है उससे जो मेजरमेंट आएगा वो अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.5 यानी 0.3 जो सेंटीमीटर है उसका डिफरेंस या उसका जो है आपका मेजरमेंट में चेंज आ रहा है, यानी इतना आपके पास एरर आ गया है। ये क्या आ गई, गलती आ गई। नेक्स्ट, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, हमेशा स्केल को 0 से, यानी जो 0 पॉइंट होता है वहां से रखना होता है। तो आपको कभी भी स्केल को 1 या 2 से जो है नहीं रखना है, यानी जो इस बॉक्स का जो स्टार्टिंग का जो छोर है वो आपका 0 पे कोइंसाइड करना चाहिए, 0 पे ही लगना चाहिए, 1 या 2 पे नहीं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मेजरमेंट है उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है। कैसे आ रहा है, अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो इसमें अगर हम मेजरमेंट की बात करें, यानी
जो लंबाई है उसके मापन की बात करें तो हमारी जो लंबाई आई है वो आपकी 13 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर आई। वहीं अगर हम बी केस की बात करें तो इसमें जो लंबाई आई है वो हमारी कितनी आई है 14 यानी 14 सेंटीमीटर। यानी आप देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर का गैप आया है। क्यों आया है? क्योंकि सेकेंड केस में आपने जो बॉक्स का जो साइड है या किनारा है वो 1 सेंटीमीटर पे रखा है। यही कारण है कि दोनों में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये कुछ जो है आपको चीजें हैं, ये कुछ सावधानियां हैं आपको जब बरतनी है जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे मापन करें। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका है कि जब भी आप मेजरमेंट करें, आपने अपने स्केल लिया, जिस चीज को आपने या जिस लंबाई को आपको जो है मापना है, जिसका मेजरमेंट करना है, वहां पे आपने रख दिया, बिल्कुल ठीक तरीके से रखा है। 0 पॉइंट में आपने जो है उसका जो इनिशियल पॉइंट है या स्टार्टिंग का या शुरुआत का जो बिंदु है वो रखा, और इसके बाद आपने इसे बिल्कुल सीधा रखा है, उसका एंड पॉइंट का आपको मेजरमेंट करना है। तो हमेशा आपको जब भी आप मेजरमेंट करते हो आपको हमेशा बिल्कुल सीधा देखना, यानी जो अंतिम बिंदु है या जो बिल्कुल लास्ट छोर है, आखिरी छोर है, वहां पे बिल्कुल आपको सीधा, आपका जो लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी पॉइंट पे, तो जो यहाँ पे बी पॉइंट में है बिल्कुल सीधा जो है वो यहाँ पे देख रहा है, जहाँ पे क्या है एंड पॉइंट है इस बोर्ड का। तो इसको जो मेजरमेंट दिख रही है या फिर जो इसको जो ये मेजरमेंट कर रहा है वो बिल्कुल सही कर। वहीं अगर आप सीधे ना देखकर साइड से देखें यानी तिरछा होके देखें तो आप ये देखेंगे कि जो आपका मेजरमेंट होगा उसमें एरर आएगी, यानी आपके मापन में क्या आएगी, एरर आएगी, गलती आएगी। कैसे? अगर हम पोजीशन ए की बात करें, यानी अगर आप ए पोजीशन से यहाँ पे देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो मेजरमेंट आ रहा है ए पोजीशन में वो आ रहा है 8 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर। अब हम बात करें बी पोजीशन की, यानी जब आप बी पोजीशन में बिल्कुल सीधी या स्ट्रेट लाइन में आप देखते हैं तो बी पोजीशन में आप जो मेजरमेंट लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका है 7.5 सेंटीमीटर, क्या है 7.5 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगर आप सी पोजीशन से मेजरमेंट लेते हैं तो क्या हो रहा है, आपकी जो लाइन ऑफ साइट है कुछ इस तरीके से पड़ रही है, यानी सी पे अगर हम सी की केस की बात करें तो यहाँ पे आपका 6.9 सेंटीमीटर जो है मेजरमेंट आ रहा है। कितना आ रहा है? 6.9 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों केसेस में जो मेजरमेंट है, जो मापन है, उसमें बदलाव आ रहे हैं। पहले केस में 8 सेंटीमीटर, दूसरे केस में 7.5 सेंटीमीटर, तीसरा 6.9 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 3 केस है। अब जो बिल्कुल करेक्ट मेथड है वो बी वाला है, क्योंकि बी में आप कैसे हो, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन से देख रहे हो, यानी आपकी जो निगाह है बिल्कुल सीधी है, आपकी जो साइट है, लाइन ऑफ साइट है बिल्कुल सीधी, और कहाँ पे पड़ रही है 7.5, यानी जो करेक्ट मेजरमेंट है वो आपका बी है यानी 7.5 है। और बाकी जो ए और सी केस है ये क्या है, गलत तरीके हैं मेजरमेंट करने। यानी जब भी आप मेजरमेंट करो, जब भी आप मापन करो तो आपकी जो आपकी लाइन ऑफ साइट है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यानी जो एंड पॉइंट है, जो आखिरी बिंदु है या जो आखिरी छोर है, उससे बिल्कुल आपको सीधे देखना, तभी आप मेजरमेंट कर पाए। अब हम बात करते हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन, किसी वक्र रेखा की लंबाई माप। तो अभी तक हम जो लंबाई माप रहे थे वो एक स्ट्रेट लाइन की माप रहे थे, जैसे आपके जो बॉक्स जो है, बॉक्स की लंबाई, ठीक है, कोई तार है उसकी लंबाई, सीधी जो तार है। अब अगर हम बात करें ऐसी तार या ऐसी लाइन की जो कुछ इस तरीके से है या इस तरीके से है या ऐसे ऐसे,
तो क्या आप स्केल के माध्यम से इन लाइनों को नाप सकते हैं? तो हम स्केल के माध्यम से इन लाइनों को नहीं नाप सकते। क्यों नहीं नाप सकते? क्योंकि आप ये जानते हैं कि स्केल की जो उसका एज है, उसका किनारा है, वो बिल्कुल सीधा हो। तो आप उससे सिर्फ सीधी सीधी जो लाइनें होती है या सीधी सीधी जो भी वस्तु है उन्हीं को आप नाप सकते हैं। कोई तिरछी मिर्ची या फिर कर्व जो है, वक्र रेखाएं जो है, उन्हें आप स्केल से नहीं नाप सकते। तो इसको अगर हम नापना चाहते हैं तो हमें एक अलग मेथड इसमें यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम इसमें किसका उपयोग करेंगे? किसी थ्रेड का। तो आप ये जानते हैं कि जो थ्रेड यानी धागा होता है उसे आप किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं। तो अगर आपको, जैसे कि आपके पास ये लाइन है और आपको इसकी लंबाई नापनी है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या करेंगे? एक धागा लेंगे। आपने क्या लेना है? एक धागा लेना है। उसका एक पॉइंट या एक सिरा यहाँ पे रख देना है। वहां पे जो आपकी लाइन है, कर्व लाइन है, उसके एक सिरे पे आपको उसका क्या है, जो पॉइंट है या सिरा है, उसे रख देना। अब यहाँ पे आप इस तरीके से धागे को रख देंगे। फिर इसके ऊपर धीरे धीरे करके आपको इस तरीके से उस धागे को यूं करके रख देना है, इसके ऊपर इस तरीके से। और जो इसका एंड पॉइंट है वहां पे आपको मार्क कर देना है या फिर इस धागे को तोड़ दें। अब आप क्या करेंगे? इस धागे को उठाएंगे और आप ये जानते हैं धागे को हम सीधा कर सकते हैं, उसे हम कर्व कर सकते हैं, उसे हम किसी भी शेप में जो है रख सकते हैं। तो अब आप इस धागे को उठाएंगे, इस धागे को सीधा करेंगे और आप स्केल लेंगे। जैसे कि हमने कोई स्केल ले लिया है, ये स्केल लेंगे और इस स्केल के किनारे पे इसके जो एज है वहां पे इस धागे को सीधा करके रख दें। क्या करेंगे? इस धागे को उठाएंगे, एक स्केल लेंगे, स्केल के किनारे से बिल्कुल सीधा करके रख देंगे और इसका मेजरमेंट लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप धागे को नापे, किससे नाप रहे हैं? स्केल से नाप रहे हैं, तो उसका जो पहला ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो उसका एक छोर है, वो 0 पे होना चाहिए और जो स्केल है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। किसके? आपके थ्रेड, यानी दोनों थ्रेड और जो स्केल है बिल्कुल सीधे सीधे आपस में जो है लगे हुए होने चाहिए। तभी आप जो है इस थ्रेड का मापन ठीक से कर पाए। और फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल जैसे मैंने अभी बात करी, बिल्कुल सीधा या स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट में देख के आप जो है इस धागे की लंबाई को नापेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी कर्व लाइन या कोई भी आपके पास कर्व वस्तु है उसकी लंबाई आप नाप सकते हैं। We cannot measure the length of a curved line by directly using a meter scale। यानी हम जो लेंथ है, लंबाई है, कोई भी कर्व लाइन की जो लंबाई है उसे हम मीटर स्केल के माध्यम से सीधे तौर पे जो है मेजर नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते। We can use a thread or to measure the length of a curve line। हम क्या कर सकते हैं? हम एक थ्रेड ले सकते हैं, कोई आपको थ्रेड लेना है, उससे आप उस कर्व लाइन को, उस वक्र रेखा को नाप सकते हैं, उसकी लंबाई नाप सकते हैं। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। अब हम इस जो ये हमने अभी बात करी, इसको जो है समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है? आपको एक धागा लेना है, ठीक है, एक आप थ्रेड लेंगे और आपको एक तार ले, ठीक है, और आपकी जो तार है वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, बिल्कुल कर्व से। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है तार नहीं है, बिल्कुल कर्व तार है, आपको वो लेनी है। फिर आपको धागे के माध्यम से क्या करना है? धागा लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से रख देना है, जैसे उसकी शेप में बिल्कुल उस तरीके से रख देना है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मार्क कर देना है या आपको उसको उतना तोड़ देना। अब आपको क्या करना है? अब इसके बाद आपको क्या करना है? उसे सीधा करना है और फिर आप स्केल के किनारे पे रखेंगे, उसकी लेंथ को आपको फिर मेजर करना।
इस तरीके से आप एक्टिविटी करेंगे। पर जब भी आप ये एक्टिविटी करते हैं तो आपको बिल्कुल प्रिसाइजली और कॉन्शियसली इसका जो आपका धागा है उसे रखना चाहिए, ताकि आपकी जो लेंथ है या लंबाई है, जो भी आपका, चाहे वो कोई कर्व लाइन है या कोई वायर है, तार है, उसकी जो लेंथ है वो सही आए। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distance and length correctly. यानी आपने देखा होगा कि हमें बहुत ही केयरफुली या बहुत ही सावधानी से जो है ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो लंबाई या दूरी नाप रहे हैं वो सही हो। And we need some standard unit and devices with which we measure these distances and can convey our result to others. और हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट, कुछ जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है या कुछ डिवाइसेस है, कुछ ऐसे यंत्र हैं, उनका उपयोग करना चाहिए ताकि हम डिस्टेंसेस या दूरी का जो भी मेजरमेंट आया है उसका रिजल्ट हम बिल्कुल ठीक कन्वे करें या ठीक बता। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए हम दूरियों तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं। हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिमाणों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो अभी तक हमने बात करी लेंथ की, लंबाई की, किस तरीके से लेंथ को नापा जाता है, क्या क्या अलग अलग तरीके थे पुराने जमाने में लेंथ को नापने के। अब हम बात करते हैं मोशन की, यानी मूविंग थिंग्स, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जो मूव कर रही है, यानी गति कर रही। तो जैसे ही आप सड़क में जाते हैं या अपने आसपास आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मूव करती हुई यानी गति करती हुई दिखती है, और कुछ चीजें आपको रेस्ट पे यानी विराम अवस्था में दिखती है। जैसे अगर आप जो है अपने घर से बाहर निकले, रोड के पास जाए, तो आप क्या देखते हैं? आप गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं, लोगों को चलते हुए देखते हैं, चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखते हैं। वहीं आप ये भी देखते हैं कि जो घर है वो अपनी अवस्था में स्थिर है, यानी अपनी जगह, अपनी पोजीशन में बिल्कुल खड़ा है। पोल्स है वो अपनी जगह पे बिल्कुल खड़े हैं, पेड़ पौधे ये सब अपनी जगह बिल्कुल फिक्स। यानी कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो गति करती है या मूव करती है, यानी कि समय के साथ अपनी जगह, अपनी पोजीशन को बदलती रहती है, दिखाई देती। पहले वो यहाँ पे थी, फिर वो यहाँ से इधर गई, फिर यहाँ गई और फिर आगे चली। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये चींटी क्या कर रही है, अपनी जगह बदल रही है। क्या कर रही है? अपनी जगह बदल रही है। किसके साथ? समय के साथ। यानी ये क्या कर रही है? मोशन कर रही है। और इसका मोशन कैसा है? कर्व है, इस तरीके से कहीं भी ये मूव कर रही। तो इससे हमें मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मोशन कैसा होता है। तो अगर हम मोशन की बात करें तो वो सारी वस्तुएं या वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो मूव करते हैं, जो गति करते हैं या समय के साथ अपनी स्थिति बदलते हैं, तो हम कहते हैं या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन यानी गति कर रहे हैं। वहीं कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ वस्तुएं अपनी जगह पे स्थिर हो। मोशन यानी गति को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको जो है एक जगह पे, यानी ऐसी जगह जहां पे चींटियां आराम से आ सके, वहां पे आपको चीनी अपनी बिखेर दे। ठीक है, थोड़ी सी आपको चीनी बिखेर दे। अब कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि चींटियां आ जाएंगी वहां पे। अब आपको चींटियों को ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है, उनका अवलोकन करना है। तो आप ये देखेंगे कि जैसे चींटियां आती हैं, कुछ चींटी क्या करती हैं, कुछ चींटियां आपको आती हुई दिखाई देंगी, तो उसमें से एक चींटी आप देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके मोशन को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज एक चींटी आई, वो ये चींटी थी और वो इस तरीके से मूव करते हुए आपको दिखाई देती। पहले वो यहाँ पे थी, फिर वो यहाँ से इधर गई, फिर यहाँ गई और फिर आगे चली। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये चींटी क्या कर रही है, अपनी जगह बदल रही है। क्या कर रही है? अपनी जगह बदल रही है। किसके साथ? समय के साथ। यानी ये क्या कर रही है? मोशन कर रही है। और इसका मोशन कैसा है?
कर्व है, इस तरीके से कहीं भी ये मूव कर रही। तो इससे हमें मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मोशन कैसा होता है। तो अगर हम मोशन की बात करें तो वो सारी वस्तुएं या वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो मूव करते हैं, जो गति करते हैं या समय के साथ अपनी स्थिति बदलते हैं, तो हम कहते हैं या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन यानी गति कर रहे हैं। वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपनी जगह पर स्थिर होती हैं, यानी वो समय के साथ अपनी पोजीशन को बदलती नहीं है, अपनी जो उनकी जो पोजीशन है, स्थिति है, उसे वो बदलती नहीं है। ऐसी वस्तुओं को हम ये कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं विराम अवस्था में, यानी मोशन इट इज अ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच दे आर मूविंग, दैट इज दे आर चेंजिंग देयर प्लेस विद द चेंजिंग टाइम। यह वस्तु की वह अवस्था है जिसमें वे गति कर रहे हैं, अर्थात वे बदलते समय के साथ अपना स्थान बदल रहे। Rest all the stationary objects which are not in motion, that is do not change their place with time, are said to be at rest। यानी वो सारी की सारी वस्तुएं या वो सारी की सारी स्थिर वस्तुएं जो गति में नहीं है, अर्थात समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती, उन्हें हम विराम अवस्था में कहते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो समय के साथ अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, वो विराम अवस्था में या फिर रेस्ट में होती है। और वो वस्तुएं जो समय के साथ अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को बदलती है, ऐसी वस्तुओं को हम कह सकते हैं कि ये किस में है, गति में है, यानी मोशन में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की, यानी गति के प्रकार की। तो आपने कई बार एक सीधी रोड पे गाड़ियों को जाते हुए देखा हो, ठीक है। तो क्या कर रही है गाड़ियां, समय के साथ अपनी स्थिति बदल रही है, अपनी पोजीशन बदल रही है, यानी मूव कर रही है। और किस में मूव कर रही है, एक सीधी रोड पे यानी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। इसी तरीके से आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि एनसीसी के कैडेट होते हैं या फिर जो आपके सोल्जर्स होते हैं, वो एक ग्रुप में एक सीधी लाइन में मार्च पास करते हैं। क्या कर रहे हैं, वो मार्च पास कर रहे हैं। कैसी रेखा में, सीधी रेखा में, यानी सीधी लाइन में वो चल रहे हैं, यानी वो इधर उधर नहीं मुड़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें ऐसी वस्तुएं या ऐसे ऑब्जेक्ट का मोशन, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन, कि वो इस तरीके से मूव कर रही है, किस तरीके से मूव कर रही है, एक सीधी रेखा। कोई भी वस्तु मूव कर रही है, गति कर रही है किसी भी सीधी रेखा में, तो इस तरीके के मोशन को, इस टाइप के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं या सरल रेखीय गति है। यानी जब ऑब्जेक्ट, वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही होती है, तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति में है। जिसके आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, जब भी कोई पेड़ से फल गिरता है, जैसे कि एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, जैसे कि कोई सेब, पका हुआ सेब पेड़ से गिरा, तो आप ये जानते हैं जब भी कोई फल किसी पेड़ से नीचे गिरता है तो बिल्कुल सीधी रेखा में नीचे गिरता है, वो इधर उधर मुड़ता नहीं है, बिल्कुल सीधे नीचे जमीन पे गिरता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। इसी तरीके से अगर आप किसी बॉक्स पे धक्का मारते हो, आपने क्या किया, एक बॉक्स को धक्का मारा, आप जब उसे धक्का मारते हो तो आप जानते हो कि आप सीधा धक्का मार रहे हो, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है या बॉक्स है या डब्बा है, वो बिल्कुल सीधे चले, सीधी लाइन में मूव करे। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है आपका रेक्टिलिनियर मोशन का, यानी सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है। इसी तरीके से जब स्टूडेंट्स मार्च पास करते हैं तो वो भी एक ग्रुप में एक सीधी लाइन में मूव करते हैं, यानी चलते हैं। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन। यानी द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन
दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। वस्तुएं सरल रेखा में अनुदिश गति कर रही है, यानी सीधी लाइन में चल रही है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। अब इसी तरीके से आपने देखा होगा, जब हम पंखे की बात करते हैं, गर्मियों में आप पंखा चलाते हैं, तो जो पंखे के जो ब्लेड्स होती हैं वो आपको इस तरीके से गोल गोल घूमते हुए दिखाई देते। किस तरीके से? इस तरीके से गोल गोल घूमते हुए दिखाई देते। इसी तरीके से जब हम कोल्हू की बात करते हैं, तो जो बैल है वो जो है गोल गोल घूमता है, जिससे जो उसके अंदर में जो बाल्टियां रखी है वो भी गोल गोल घूमती। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जब हम हवा की डायरेक्शन या जो आपकी विंड होती है उसकी डायरेक्शन को जब हम मापते हैं, तो उसके लिए हम इस जो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें जब हवा चलती है और आप हवा की दिशा को जो है देखते हैं कि किधर से आपकी हवा चल रही है, तो आपने देखा होगा कि ये भी आपका इस तरीके से गोल गोल यानी सर्कल में मूव करता है। तो ऐसा मोशन या ऐसी गति जो कि सर्कुलर पाथ में होती है, कैसे पाथ में होती है? सर्कुलर यानी वृत्ताकार पथ में होती है। ऐसी गति को हम जो है सर्कुलर मोशन कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ में यानी सर्कल के पाथ में या वृत्ताकार पथ में मूव करता है, जो आपका सर्कल है उसकी परिधि या उसका जो सर्कमफेरेंस है उस पे अगर वो मूव करता है, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन या वृत्ताकार गति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं? आप एक बॉल लेते हैं या आप कोई पत्थर ले सकते हैं, उसको आप एक धागे से बांध देते हैं। अब उसे आप अपने चारों तरफ गोल गोल घुमाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पत्थर या बॉल जो कि आपने एक धागे में बांधा है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है गोल। तो फिर ये क्या हो गया? आपका सर्कुलर मोशन, यानी जो ये पत्थर है या बॉल है वो सर्कल में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ये आपका सर्कुलर मोशन हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें सैटेलाइट्स की, तो सैटेलाइट यानी उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। और किस में घूमते हैं? एक सर्कुलर पाथ में, एक वृत्ताकार पथ में। तो आपकी जो सैटेलाइट है वो भी क्या कर रही है? वृत्ताकार गति या जो आपकी वृत्तीय गति है वो कर रही है, यानी सर्कुलर मोशन कर रही है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ along the circumference of a circle or rotation along a circular path is called circular motion. किसी वृत्त की परिधि के साथ साथ वृत्ताकार पथ में किसी वस्तु की गति या वृत्ताकार पथ के साथ साथ घूमने की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर पाथ में यानी सर्कल के जो पाथ है या वृत्ताकार पथ है उसमें मूव करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति में है। अब आप शाम को जब आप खेलने जाते हैं तो आप झूला भी झूलते होंगे। तो आप क्या करते हैं कि आप झूले में बैठ जाते हैं और अपने फ्रेंड को कहते हो कि आप मुझे धक्का दीजिए और आप फिर झूलते। तो बेसिकली जब आपका झूला होता है, ठीक है, जो आपका झूला होता है वो कैसे मूव करता है? जैसे कि आपका ये झूला है, तो यहाँ पे आप बैठ गए इसमें, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने क्या किया? यहाँ से जो है धक्का देना शुरू किया। तो झूला, जो आपका झूला है, आप जैसे आपका फ्रेंड ने धक्का दिया तो ये इधर मूव करता है, फिर ये वापस आता है, पहले ये आगे मूव करता है, आगे जाता है, फिर ये वापस अपनी जगह में जाता है, फिर ये पीछे मूव करता है, फिर ये वापस अपनी जगह में जाता है। और इस तरीके से ये क्या करता है? मोशन करता है। क्या करता है? मूवमेंट करता है। यानी जो आपका झूला है, जब आपका फ्रेंड जो है आपको धक्का देता है तो ये झूला पहले आगे जाता है, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, फिर पीछे जाता है, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है।
इस तरीके से आगे पीछे ये मूव करता है। और कैसे मूव करता है? एक फिक्स टाइम में ये आगे पीछे मूव करता है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है, और जैसे कि आपकी जो पेंडुलम क्लॉक होती है, पेंडुलम वाली घड़ी जो होती है, उसमें जो नीचे पेंडुलम लगा होता है, आपने इसे देखा होगा। तो ये भी कैसे मूव करता है? पहले ये अपनी मेन पोजीशन में, यानी एक जो है विराम अवस्था में या रेस्ट की पोजीशन में होता है, फिर ये इस तरीके से इस पोजीशन में जाता है, स्थिति में जाता है, फिर अपनी पहली पोजीशन में आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस आता है, और इस तरीके से जो पेंडुलम का जो बॉब होता है वो मूव करता है। इसी तरीके से अगर हम गिटार के तारों की बात करें, तो जो गिटार के तार होती है, आप गिटार को कैसे बजाते हैं? गिटार की तार को खींचते हैं, प्लग करते हैं, फिर क्या होता है? वो वाइब्रेट करती है। तो जब वो वाइब्रेट करती है तो वो आगे, फिर अपनी मेन पोजीशन में, फिर पीछे, फिर आगे, मेन पोजीशन में आती है, फिर पीछे, इस तरीके से आगे पीछे वाइब्रेट करती है, यानी कंपन करती है। इसी तरीके से अगर हम बेल की बात करें, घंटी की बात करें, तो आप क्या करते हैं? जो घंटी का ये बीच का हिस्सा होता है, इसे धक्का देते हैं और ये आगे पहुंचता है, फिर ये पीछे आता है, फिर मेन पोजीशन में आता है, फिर आगे पहुंचता है, फिर अपनी वास्तविक पोजीशन में आता है, फिर पीछे जाता है। तो इस तरीके से भी आपका जो है बेल भी इसी तरीके से मूव करता है। अब अगर हम बात करें तबले की, तो तबले के ऊपर जो झिल्ली होती है उसे आप अपने हाथों से पीटते हैं, जिस कारण ये वाइब्रेशन में आती है। और ये जो झिल्ली होती है, ये भी जब आप इसे पीटते हैं तो ये फिर आगे मेन पोजीशन में आती है, फिर पीछे चली जाती है, फिर मेन पोजीशन में आती है, फिर आगे। तो इस तरीके से ये क्या करती है? वाइब्रेट करती है। यानी इन सारे केसेस में हो क्या रहा है? इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? जो मोशन है वो ऐसा मोशन है जो कि एक टाइम पीरियड में खुद को रिपीट कर रहा है, खुद को दोहरा रहा है। तो इस तरीके का या इस प्रकार का मोशन, जिसमें जो आपका मोशन है वो अपने आप को रिपीट करता है, अपने आप को एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराता है, ऐसे मोशन को, ऐसी गति को हम पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति कहते हैं। In some cases, an object repeat its motion after some time. कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, यानी एक टाइम के बाद क्या होता है? वो अपनी गति को बार बार दोहराती रहती है। This type of motion is called periodic motion. इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। तो इस तरीके की जो गति होती है, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जब कोई गति अपने को रिपीट करती है, दोहराती है, तो हम इसे पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो आपका सिलाई की मशीन होती है, तो जो सिलाई की मशीन होती है उसकी जो सुई होती है, तो आपने ये देखा होगा कि वो भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने मोशन को, अपनी गति को दोहराती। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? आपका, ये भी आपका पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति का एक एग्जाम्पल है। अब अगर हम बात करें जो आपकी जो सुई होती है, किसकी सुई होती है? आपकी मशीन की या कपड़े सिलने की मशीन की। वो पीरियोडिक मोशन के साथ साथ आगे भी चलती है, सीधी चलती है, यानी वो ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या सीधा रेखीय गति जो होती है वो भी करती है, या सरल रेखीय गति जो होती है वो भी करती है। तो यानी कि जो आपकी मशीन है उसकी जो सुई है वो आपका एक से ज्यादा तरीके की या टाइप्स की जो मोशन है या गति है उसको शो करती है। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस तरीके की जो गतियां होती है, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके की जो गतियां होती है या जो मोशन होते हैं उनको एक साथ शो करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।